हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कहानी मजबूरी के बारे में जानेंगे। इस कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी है। लेखिका का परिचय। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानुपुरा नामक स्थान में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा अजमेर में हुई। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन ने उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रही तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजनपीठ की अध्यक्षा भी रही। इनके पिता सुख संपत राय भी जाने माने लेखक थे। रचनाएं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, कहानी संग्रह, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, उपन्यास तथा बिना दीवारों का घर नाटक आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भाषा शैली। मन्नू जी की भाषा संस्कृत निष्ठ मुहावरेदार हिंदी है जिसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, पर फिर भी ये बोझिल नहीं हो पाई है। यह तत्र मुहावरों और उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इन्हें हिंदी अकादमी, दिल्ली के शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के व्यास सम्मान तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। कहानी का परिचय। प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने एक बूढ़ी अम्मा के पुत्र एवं पौत्र प्रेम तथा उसके मन के उथल पुथल, उतार चढ़ाव एवं दमदम का अत्यंत हृदयस्पर्शी एवं काल्पनिक चित्रण किया है। अपने पुत्र को अपने पास रखने तथा मजबूरी में उसे अपने से अलग करने का घटनाक्रम पाठक को विचलित कर देता है। कहानी का सार। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से लोरी गा गा कर लाल मिट्टी से अपना कमरा लीप रही है। तभी बर्तन मलने के लिए आई नर्मदा उन्हें देखकर हैरान हो गई, क्योंकि कल तो अम्मा गठिया से जुड़ी पड़ी थी। दर्द के मारे उसे तन बदन की सूध नहीं थी और आज ऐसी सर्दी में आंगन लिपन बैठ गई। नर्मदा को देखकर अम्मा का हाथ एक क्षण के लिए रुका, फिर बोली, नर्मदा, कल मेरा बेटू आ रहा, वो रात में एक बार मेरी गोदी में जरूर सोएगा, पर इस बार मैं कह दूंगी मैं तुझे गोदी में नहीं लूँगी। अब गोदी में सोएगा बेटू? बेटू उनका पौत्र है। बूढ़ी अम्मा को अपने पुत्र रामेश्वर के बचपन की घटनाएं याद आने लगती है। वो कभी बिना लोरी सुने सोता ही नहीं था। मेरे पोता बेटू भी उसी पर पड़ा होगा। पहले जब बहू से लेकर आई थी तो वो केवल 2 महीने का था। अब तो तू खुद ही देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। बूढ़ी अम्मा का काम समाप्त हुआ। उन्होंने उठने का प्रयास किया मगर उठ ना पाई। उन्होंने नर्मदा को पुकारा, अरे नर्मदा, मुझे जरा उठा देती। घुटने तो जैसे जुड़ ही गए। नर्मदा ने उत्तर दिया, जब तुम इतनी सर्दी में मिट्टी से सनी बैठी हो तो घुटने तो जुड़ेंगे ही। रामेश्वर 3 बरस बाद आ रहा था। इस पर नर्मदा ने चुटकी ली। 3 बरस बाद आ रहा है तो मैं यही कहूँगी कि उसमें मोह माया नहीं है। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा चुप ना रह सकी। बोली, पर क्या करें, नौकरी तो आखिर नौकरी ही है। मेरे पास लाखों का धन होता तो बेटे को नौकरी करने परदेश न जाने देती। बूढ़ी अम्मा ने नर्मदा से कहा कि वो ग्वाले की कहती जाए कि कल जल्दी दूध ले आए और अब से दूध ज़्यादा लगेगा। जब तक वे लोग यहाँ रहे तब तक वो भी चौका बर्तन करके वहीं रहा करे। बूढ़ी अम्मा रामेश्वर के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगी। तभी एक तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के से वे अपने बच्चे को छीन रही हो। उसे कसकर अपने सीने से चिपका लिया। रामेश्वर ने माँ के चरण छुए। रामेश्वर जब चाय पानी के बाद नहाने चला गया तो अम्मा बहू से बोली, खबर तो दी होती बहू की तुम्हारे बच्चा होने वाला है। बहू बोली कि इस बार बेटू को आप ही रखेगी। बूढ़ी अम्मा को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। बोली, मैं समझूंगी तुमने मेरा रामेश्वर लेकर मुझे रामेश्वर दे दिया, पर देखो अपनी बात से मुड़ना नहीं। बूढ़ी अम्मा ने रामेश्वर को भी ये बात बताई। बोली, आज बहू ने कह दिया कि बेटू अब मेरे पास रहेगा, तू कहीं टाल मत जाना। बात पक्की हो गई, आज से बेटू मेरा हुआ। तभी बूढ़ी अम्मा के पति वैद्यराज आए तो उन्होंने उन्हें भी यही बात बताई। उसके बाद घर में जो कोई भी आया अम्मा ने उसी को यही खबर सुनाई। अम्मा का सारा दिन बेटू के खिलाने और उसकी नोन राई करने में ही बीतता। कहाँ तो वे अपने शरीर का बोझ ही नहीं ढो पाती थी और कहाँ वो बेटू को लादे फिरती है। वे बेटू के साथ खेलती, बेटू के साथ साथ जैसे उनका भी बचपन लौट आया था। 20 दिन जब बाद बहू ने अपनी माँ के घर प्रस्थान किया तो बेटू ने तो जीत की, ना ही वो रोया। यहाँ कोई बंधन नहीं, कोई अंकुश नहीं, इसलिए बेटू को बहुत अच्छा लगा। महीना बीतते बीतते खबर आई कि बहू के दूसरा बेटा हुआ। अम्मा की छाती पर जैसे एक भारी बोझ हट गया। उस दिन अम्मा के मन में ये भावना घर कर गई कि बेटू अब मेरा ही है। रामेश्वर के जाते समय अम्मा फुट फुट कर रो रही थी। उसके बाद उन्होंने बेटू को अपनी छाती से चिपका लिया। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल उसकी पत्नी रमा आई, शायद बेटू को देखने। बेटू को देखकर उसका माथा ठनका। बात बात में जिद करता था, खाना दादी के हाथ से खाता, सारे दिन चढ़ता रहता, दादी के साथ ही सोता, शाम को गली मोहल्ले के गंदे बच्चों के साथ खेलता, फेरी वाला आता तो उससे कुछ ना कुछ जरूर खरीदता।
रमा को जबान खोलनी ही पड़ी। अम्मा ने समझाया कि बचपन में कौन जिद नहीं करता, समय आने पर अपने आप छूट जाएगा। रमा बेटू को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर पप्पू छोटा था, इसलिए बेटू को साथ ले जाने का साहस ना जुटा सके। मुंबई पहुंचकर उसने अम्मा को पत्र लिखने शुरू कर दिए। एक पत्र में उसने लिखा कि बेटू को किसी नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दे। अम्मा ने उसकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि भला 4 साल का दूध पीता बच्चा कहीं स्कूल जा सकता है। 2 साल बाद रमा और रामेश्वर 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी। 2 महीने पूर्व उसे एक अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया गया था। रमा ने रामेश्वर से कहा कि जैसे भी हो इस बार बेटू को अपने साथ लेकर जाना होगा। रामेश्वर ने जवाब दिया कि इस बात से अम्मा को बहुत दुख होगा, तथा दूसरा बेटू तुम्हारे पास जरा भी नहीं आता, वो अम्मा को छोड़कर वहाँ कैसे रहेगा। रामेश्वर बेचारा धर्म संकट में था। उसने सारी बात रमा पर छोड़ दी। अम्मा ने जब रमा का प्रस्ताव सुना कि वो बेटू को अपने साथ ले जाना चाहती है, तो उसके पैरों तले की ज़मीन सरक गई। बोली, मेरे बिना वो एक पल भी तो नहीं रहता, एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा। रमा ने बेटू की पढ़ाई की बात की और कहा, उसके साथ दुश्मनी ही निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। अम्मा ये बात सुनकर फुट फुट कर रोने लगी। कुछ देर बाद स्वर को सेंध करके बोली, ले जा बहू ले जा। 2 दिन बाद रमा औषधालय ने एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के यहाँ चल पड़ी। रमा ने बेटू को बताया ही नहीं कि वो उसे अपने साथ ले जा रही। उसके बाद घर में जो कोई भी आता उसे बेटू के चले जाने पर आश्चर्य होता। माँ उन्हें बताती कि गठिया के मारे उठना बैठना तक हराम हो गया, इसलिए मैंने ही कह दिया कि पप्पू अब बड़ा हो गया, उसे बेटू के ले जाओ। शाम को गुब्बारे वाला आया, बुढ़िया के बाल वाला आया, मिठाई के खिलौने बेचने वाला आया, तो अम्मा ने सबको जवाब दिया, जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है, उसे मैंने उसकी अम्मा के साथ भेज दिया, अब यहाँ मत आया करो। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आया तो उसने बताया कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया। रमा के हाथ से ना कुछ खाता है ना दवाई पीता है। अम्मा पागलों की भांति दौड़ती औषधालय में पहुंची और उसे अपने पति को सारी बात बताई। अम्मा बेटू को लेने चली गई और तीसरे दिन ही बेटू को लेकर लौट आई। 1 साल उन्होंने इसी प्रकार निकाल दिया। रमा मुंबई से तो आई, बेटू को वही रवैया देखा। वो एक बार फिर दादी माँ को रुलाकर उनके मना करने पर भी बेटू को लेकर मुंबई के लिए चल पड़ी। अम्मा ने शिबू का साथ कर दिया। दूसरे दिन जो कोई भी आता अम्मा उसी के सामने ये मनौती मांगती कि किसी तरह बेटू रमा के पास हिल जाए तो वो ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएगी। 7 दिनों के बाद शिबू लौट कर आया तो उसने बताया, बहू जी ने बेटू को हिला दिया, अब खेलता है, उसका मन लग गया, चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई, अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ। अम्मा पथराई आंखों से उसे देख रही थी, मानो कुछ समझ ही नहीं रही हो। एकाएक अम्मा की चेतना लौट आई। बोली, क्या कहा? बेटू मुझे भूल गया? सच, मेरी बड़ी चिंता दूर हुई, जरूर प्रसाद चढ़ाऊंगी। फिर गीली आंखों और कांपते हाथों से जेब से ₹1.25 निकाल कर शिबू को देते हुए कहा, ले पेड़े लेते आ, अब प्रसाद चढ़ाकर बाँट ही दूँ।